हमारे साथ कुंज, गुड आफ्टरनून। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत समय के बाद आपसे बात हो रही है। इट्स गुड टू टॉक टू यू। बैंक्स पर ही बात कर लेते हैं, इनफैक्ट बैंक्स और साथ ही एनबीएफसीज पर। इनफैक्ट फाइनेंशियल स्पेस, जिस तरह के बिजनेस अपडेट्स आ रहे हैं, इनके लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर ये भी है कि काफ़ी समय से एनबीएफसीज बीटन डाउन भी रहे। आपको याद होगा आरबीआई के जो अनसिक्योर्ड लोन बुक को लेकर जो एक सिनेरियो बना था, उसके बाद से अच्छे खासे नेम्स में गिरावट देखने को मिली थी। और अब भी जो बात आ रही है थोड़ी सी, तो निम्स को मॉडरेट होने की बात की जा रही है। डिपॉजिट ग्रोथ भले ही चाहे बढ़े, आप ऐसे में इस पूरे स्पेस से बैंक्स, फाइनेंशियल्स, एनबीएफसीज, माइक्रो फाइनेंस, इन सब में क्या व्यू बना रहे हैं? Q3 की अर्निंग्स कैसी रह सकती हैं? आपकी टॉप बेट्स क्या होंगी? जी हाँ। सो हम Q3 की बात करें उसके पहले मैं बहुत शॉर्ट में एक कॉन्टेक्स्ट दे दूं, नंबर्स दे दूं हमारे दर्शकों के लिए। जैसा हम सभी जानते हैं, इस कैलेंडर 23 में निफ्टी और सेंसेक्स ने 20% नंबर रिटर्न दिया है। उसके सामने बैंकिंग इंडेक्स करीब करीब पहले 9 महीने में तो बहुत ही ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा था। मेरे ख्याल से हार्डली 10-1% का रिटर्न था। लास्ट 2-3 महीने में थोड़ा कैचअप किया है और करीब करीब निफ्टी सेंसेक्स के आसपास आया है। बट कंपेयर टू, लेट्स से हम कैपिटल गुड्स की बात करें जिसने निफ्टी को बहुत शार्पली आउट परफॉर्म किया है, रियल्टी इंडेक्स की बात करें जिसने रियल्टी को बहुत शार्पली आउट परफॉर्म किया है, ऑफ लेट में फार्मा ने भी आउट परफॉर्म किया है, वैसा कहीं भी नहीं था। तो एक सिनेरियो तो ये है कि थोड़ा सा पार्टिसिपेशन सेक्टर का कम रहा है। अब हम आते हैं अभी करंट क्वार्टर के, जो कुछ बैंक्स ने और कुछ कंपनीज ने इनिशियल माफ कीजिए, इनिशियल आउटलुक दिया है। वो रीजनेबली डिसेंट है। 10 से 20% की एडवांसेस ग्रोथ आई है जिन जिन बैंक्स ने और कंपनीज ने नंबर दिए हैं, और साथ साथ डिपॉजिट ग्रोथ भी आई है। तो ये एक अच्छा नंबर है। और एक एनपीए का कंट्रोल तो पिछले 3-4 क्वार्टर से या उससे भी लंबे समय से चल ही रहा है। तो ओवरऑल सिनेरियो अब एक अच्छा बन रहा है। मार्केट में नेट इनफ्लो की पोजीशन है, डोमेस्टिक्स को हम ले लें तो, और अगर उसमें ग्लोबल इनफ्लोज भी पॉजिटिव चालू रहते हैं तो ऐसे में अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स और अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स को आने वाला पैसा ढूंढेगा और उसमें रिजल्ट का सपोर्ट आ जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। ऑफ कोर्स आरबीआई एक कॉशनरी, एडवांस कॉशनरी रेगुलेटर है, जो होना भी चाहिए। तो समय समय पे अपनी पॉलिसीज लगाते रहते हैं और उससे चेक भी रहता है, तो अच्छा है, उससे बिजनेस मॉडल भी स्ट्रांग बनते जाते हैं। बट नंदलेस अगर हम ओवरऑल ग्रोथ देखें, जो बैंक क्रेडिट ग्रोथ के नंबर्स भी देखें, तो उसमें अनसिक्योर्ड सेक्टर को जो ग्रोथ है वो अच्छी चल रही है, तो वो क्लियरली रिफ्लेक्ट होगी एनबीएफसी के नंबर्स में। तो इसलिए मुझे लगता है कि फंडामेंटल और वैल्यूएशन को कंबाइन करके इस बाजार में जो करीब करीब लाइफ हाई के आसपास है, एक आउट परफॉर्मेंस का व्यू यहाँ से अभी भी बैंकिंग और पूरे बीएफएसआई सेक्टर में रह सकता है। टाटा मोटर्स को लेकर खबर आ रही है आपकी स्क्रीन पर कि दिसंबर में यूके की जेएलआर बिक्री में 59% के आसपास का उछाल देखा गया है। 5,587 यूनिट पर पहुंच गया है। ईयर ऑन ईयर के ये आंकड़े हैं। 790 रुपए के आसपास, यानी कि 800 रुपए के आसपास अब बेस फॉर्मेशन की कोशिश हो रही है टाटा मोटर्स के शेयर में। हालांकि जेपी मॉर्गन ने इसको अपग्रेड किया है, ओवरवेट की रेटिंग दी है, 950 रुपए के टारगेट दिए हैं, और तमाम ऐसे एक्सपर्ट्स जब हमारी बातचीत हो रही है तो ये मान के चल भी रहे हैं कि शायद वो आंकड़ा अचीव भी हो जाएगा। जिस तरह की रफ्तार हमने देखी है पिछले साल में टाटा मोटर्स की, करीब 100% ये शेयर चढ़ा है। एक व्यू कुंसर से भी ले लेते हैं। कुंसर, टाटा मोटर्स आपका कितना कन्विक्शन है, और लास्ट ईयर की तेजी के बावजूद आपको लगता है कि रफ्तार ये बरकरार रखेगी कंपनी ये? जी, ये हाइंडसाइट में पता लगता है कि क्या होगा। इनफैक्ट किसी ने भी नहीं सोचा था कि टाटा मोटर्स इस साल के निफ्टी का हाईएस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक 100% रिटर्न देगा साल के शुरू में या साल के मिड में भी। बट अगर हम ओवरऑल अभी बात करें जो ऑटोमोबाइल सेक्टर की स्पेशली, तो इस महीने के भी जो नंबर आए हैं दिसंबर के, उसमें क्लियरली कमर्शियल व्हीकल्स में ग्रोथ अच्छी देखने को मिली है, जबकि कुछ सेक्टर्स में ग्रोथ थोड़ी सी सबड्यूड हुई है। उसी को हम एक्सटेंड करें पिछले कुछ महीनों की, तो ओवरऑल ग्रोथ कमर्शियल व्हीकल में अच्छी रही है एज अ सेक्टर विद इन ऑटोमोबाइल। और हायर एंड कंजम्पशन अभी भी अच्छा चल रहा है, उसका फायदा इसको मिलेगा। अभी हाल ही में नंबर अनाउंस हुआ है कि गेहूं का प्रोडक्शन हमारी कंट्री में रिकॉर्ड इस साल में हो सकता है। उधर हम दूसरी तरफ आए तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, तो उसके चलते हुए आपको पूरे ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म की जरूरत तो पड़ने ही वाली है, और उसमें ग्रोथ ऑलरेडी विजिबल भी है और आने वाले समय में भी रहेगी। और वो ग्रोथ क्लियरली आपको ऑटोमोबाइल कंपनीज के नंबर्स में नजर आएगी। इसलिए लगता है कि हाँ, व्यू अभी तक पॉजिटिव रहना चाहिए।
टाटा मोटर्स को लेकर ये व्यू। एयरटेल को एक बार लेकिन डिस्कस कर लेते हैं, कुंज के साथ डिस्कस करते हैं। कुंज, भारतीय एयरटेल टेलीकॉम स्पेस भी इनफैक्ट देखें तो भारतीय एयरटेल में बड़ा ट्रिगर वही रहता है जब एक टैरिफ हाइक की बात होती है। अभी फिलहाल थोड़े से मोमेंटम में भी दिख रहा है। आप भारतीय एयरटेल को किस तरह से रेट कर रहे हैं इस टाइम पे, कैसे देख रहे हैं वैल्यूएशन के लिहाज से, इन लेवल पर एंटर करेंगे? पे आने के पहले हम थोड़ा सा टेलीकॉम सेक्टर का सिनेरियो देख लें। तो ऑब्वियसली ग्रोथ एक जो है वो कंटिन्यूड है सेक्टर में, स्पेशली डेटा सब्सक्राइबर ड्रिवन ग्रोथ कंटिन्यूड है सेक्टर में। पूरे सेक्टर की सभी कंपनीज ने कोई सिग्निफिकेंट प्राइस हाइक पिछले 1-1.5 साल में नहीं लिया है। एट द सेम टाइम उनके इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू रहे हैं 4G और 5G का नेटवर्क बिल्ड करने में। अब उस इन्वेस्टमेंट्स को कहीं ना कहीं जाके मोनेटाइजेशन करने की जरूरत सेक्टर को और कंपनीज को पड़ेगी। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में घूम फिर के ये कंपनीज रेट बढ़ाने के लिए बाध्य हो जाएंगी, और वो रेट जब बढ़ाती हैं तो वो उसका करीब करीब बहुत बड़ा हिस्सा सीधा सीधा उनकी बॉटम लाइन में जाता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट वो ऑलरेडी कर चुके हैं, खर्चा कुछ है नहीं। इट्स मोर ऑफ अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड बिजनेस एंड नॉट अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओरिएंटेड बिजनेस। तो उसका फायदा मिलता है। इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर अभी ओलिगोपोली में हो गया है, तो कॉम्पिटिटिव प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं है। प्राइसिंग करीब करीब आगे पीछे मिला के सभी प्लेयर्स एक साथ बढ़ा लेते हैं। सेक्टर ने परफॉर्मेंस भी दिखाई है, ऐसा नहीं है कि इन सब चीजों के बावजूद परफॉर्मेंस नहीं आई है। तो ये एक परफॉर्मेंस है, और मार्केट का ओवरऑल आउटलुक क्या है उस पर डिपेंड करता है। बट हम देख ही रहे हैं कि मार्केट में कंटिन्यूअस इनफ्लो की सिचुएशन है, डोमेस्टिक से भी और ग्लोबल से भी। तो उसके चलते और क्वार्टर के नंबर्स भी हम अगर एक अंदाज लगाने की कोशिश करें तो एक्सपेक्टेशन है कि अच्छे ही आएंगे। तो उसके चलते मुझे लगता है ओवरऑल व्यू अभी फंडामेंटल्स और वैल्यूएशन को मैच करें इन दी करंट मार्केट सिनेरियो, जहां ओवरऑल वैल्यूएशंस हायर साइड पे हैं बिकॉज इंडेक्स करीब करीब लाइफ हाई पे है। तो एक कॉम्बिनेशन ठीक ठाक सा बनता है। स्टॉक्स को भी बात कर लेते हैं जहां पर रिकवरी ट्रेड प्ले हो रहा है। इनफैक्ट आप बैंक्स को भी देखें तो वहां पर भी रिकवरी देखने को मिल रही है। तो ये जो लास्ट आवर में एक रीबाउंड सा दिख रहा है, क्या ये एक माइनर सी प्रॉफिट बुकिंग थी? क्योंकि ये बात बार बार दिख रही है सामने कि जो डिप्स आ रहे हैं वो बहुत ही शैलो हैं। एक बार टेक्निकल समझ लेते हैं इनफैक्ट मितेश के साथ। मितेश, डिप्स बहुत ही शैलो आ रहे हैं। आज भी आप देखें जो डिप आया, इनफैक्ट 2 दिन पहले भी जो एक डिप आया था और पूरी तरह से बियर्स के लिए ट्रैप था, फिर से आप बाजार को देखें वो रिकवर हो गया। आज आप फिर देखें, भले रेजिस्टेंस जोन के बाद जाकर हम थोड़ा करेक्ट हो गए हो, लेकिन फिर से इंच बैक तो हो रहे हैं। आप इस वक्त इंडेक्स पर आपका व्यू नहीं समझ पाते, आप यहां से लॉन्ग लेंगे? देखिए प्रियंका जी, आपने बहुत ही अच्छा टर्म यूज किया, शैलो करेक्शन। और वाकई में करेक्शन शैलो ही है। अगर आप देखें तो 21,500 जो है वो निफ्टी के लिए ब्रीच करना बहुत ही डिफिकल्ट है, और बैंक निफ्टी भी कंटिन्यूसली लोअर लेवल्स के अपना जो सपोर्ट है वो बरकरार रखती है। तो हमारे हिसाब से डेफिनेटली जब तक 21,500 इंटैक्ट है तब तक हर एक डिप जो आती है उसको बाय करना चाहिए। 47,800 बैंक निफ्टी में जब तक इंटैक्ट है तब तक ये जो डिप्स है वो खरीदनी चाहिए। और हमारा जो रुझान है अब तक का जो जो भी करेक्शंस आए उसमें बाय ऑन डिप्स की ही स्ट्रेटेजी हमने अडॉप्ट की है। क्योंकि अगर आप देखें तो जो जब भी करेक्शन आता है बहुत ही स्ट्रांग आता है और उसमें कोई सेक्टरल लीडरशिप नहीं होती है। दैट इज वेरी मिसिंग। फॉर एन एग्जांपल आप नहीं देखेंगे कि आज के दिन में फॉर एन एग्जांपल की बहुत बैंकों को पीटा या फिर आईटी स्टॉक्स को बहुत ही गिराया या कोई और सेक्टर को गिराया। तो सेक्टोरियल लीडरशिप ऑन द डाउनसाइड नहीं है। शैलो करेक्शंस आते हैं टॉप 5 निफ्टी के स्टॉक्स में और इंट्राडे में ही रिवर्स हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आज निफ्टी आईटी ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया है। तो ये जो चार्ट पैटर्न्स हैं डिफरेंट इंडाइसिस की वो हमें अलाउड नहीं करती शॉर्ट लेने के लिए। तो वी आर एक्चुअली बाइंग द डिप्स एट द करंट लेवल। ठीक है, गिरावट पर खरीदारी की सलाह है नितेश की तरफ से।